नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक सीट पक्की हो उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो दोस्तों ये वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए वरदान साबित होगी। दोस्तों, हम आपको बहुत आराम से और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग जो प्रैक्टिस सेट करें, आपको पूरी तरह से सभी प्रश्नों के उत्तर याद रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? दोस्तों ऑप्शन ए लोदी वंश, बी तुगलक वंश, सी गुलाम वंश, डी खिलजी वंश। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी गुलाम वंश। 1206 से 1290 के मध्य दिल्ली सल्तनत पर जिन तुर्क शासकों द्वारा शासन किया गया, उन्हें गुलाम वंश का शासक माना जाता है। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासन किया। इस वंश का प्रथम शासक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? आपका ऑप्शन ए है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, चीन। बी श्रीलंका, बांग्लादेश, फ्रांस, चीन, जापान। सी फ्रांस, रूस, जापान, चीन, भारत। डी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, रूस, यूके, फ्रांस, चीन। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग है। इसका उत्तरदायित्व तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। दोस्तों सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन हैं? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, यूके है, फ्रांस है और चीन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? ऑप्शन ए है कपास, बी गेहूं, सी तरबूज, डी सोयाबीन। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी जायद की फसल जो है वो तरबूज, इसमें जो है बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर भारत में ये फसल मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती है। जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि की फसलें जो हैं वो जायद की फसलें मानी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए है सिक्के, बी शिलालेख, सी मंदिर, डी पक्षी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी शिलालेख। पुरालेख शास्त्र जो है वो शिलालेखों का अध्ययन है। प्राचीन काल में शिलाओं पर लिखे लेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में लोसूंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। ये त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? ऑप्शन ए है हरियाणा, बी सिक्किम, सी केरल, डी पंजाब। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम। ये उत्सव जो है दोस्तों मुख्य रूप से 4 दिनों तक जारी रहता है और ये तिब्बती लोनूर कैलेंडर के अनुसार साल में 10वें महीने के 18वें दिन लोसोंग उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका ऑप्शन ए है संगीत, बी पत्रकारिता, सी चिकित्सा, डी पर्यावरण। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी बीसी राय पुरस्कार जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1962 में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा की गई थी दोस्तों। ये चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के अवसर पर हर साल 1 जुलाई को नई दिल्ली में
भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? ऑप्शन ए है सांविधिक निकाय, बी दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला नगर निगम, सी बिहार में स्थित निजी उद्यम, और डी गैर सरकारी संगठन। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। दामोदर वैली जो है वो दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला एक नगर निकाय है या नगर निगम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए वीर चक्र, बी परम विशिष्ट सेवा पदक, सी कीर्ति चक्र, और डी परमवीर चक्र। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी परमवीर चक्र। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो परमवीर चक्र है। जो ये जो पुरस्कार है दोस्तों, ये उच्च कोटि का पुरस्कार है। ये सर्वोच्च सैन्य अलंकरण भी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए है लोक नृत्य, बी शास्त्रीय नृत्य, सी लोक चित्रकला, डी प्रसिद्ध मेला। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए लोक नृत्य। लोक नृत्य में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक अंचल की अपनी विशिष्ट पहचान है दोस्तों। ये आपकी रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और चैता ये सब लोक नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है पर्यावरण के अध्ययन, बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सी साहित्य एवं पत्रकारिता, डी अंतर्राष्ट्रीय समझ। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। पुलित्जर पुरस्कार जो है वो साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। और ये पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए है ज़ीरो पिंटो, बी मार्गरेट एटवुड, सी अमिताभ घोष, डी जोनाथन स्ट्राउड। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। सी बिल्कुल राइट आंसर है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष द कैलकटा क्रोमोसोम के लेखक हैं दोस्तों। उसमें उन्होंने मलेरिया के मच्छर की तहकीकात की है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए ज्वारीय मिट्टी का मैदान, बी उपजाऊ मिट्टी, सी घनी वनस्पति, डी सभी सही हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ज्वारीय मिट्टी के मैदान। कच्छ का रण दोस्तों गुजरात प्रांत के कच्छ ज़िले में है। ठीक है, ये उत्तर तथा पूर्व में जो है फैला हुआ है, एक नमकीन दलदल प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, यहाँ का जो गर्मियों का तापमान है वो 44 से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता को ऋण देते हैं? आपका ऑप्शन ए है भारी उद्योग, बी कृषि लघु उद्योग और कमज़ोर तबके के लिए, सी विदेशी कंपनियों, और आपका डी ऑप्शन है आपात स्थिति में राज्य सरकार। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। वाणिज्यिक बैंक कृषि लघु उद्योग एवं कमज़ोर तबकों के लिए ऋण देने के लिए प्राथमिकता देता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? ऑप्शन ए है अप्रैल मार्च, बी जुलाई जून, सी अक्टूबर सितंबर, और डी जनवरी दिसंबर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो है वो ऑप्शन बी यानी जुलाई और जून है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? ऑप्शन ए एफेलियन, बी एंटीपोड, सी पेरिहेलियन, डी एल्डिएट। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए एफेलियन, यानी अपसार, जिसको अपसार कहते हैं। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसार यानी अफेलियन कहते हैं। ऐसी स्थिति जो है दोस्तों वो 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर पृथ्वी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। ऑप्शन ए सुषमा स्वराज, बी मार्गरेट अल्वा, सी मीरा कुमार, डी सरोजनी नायडू। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी मीरा कुमार। 15वीं लोकसभा 2009 से 2014 में लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों कौन थी? मीरा कुमार रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए है पश्चिमी विक्षोभ, बी नॉर्वेस्टर, सी लू, डी मैंगो शावर। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ। भूमध्य सागर में जन्म लेने वाले चक्रवात शीतकाल के समय जेट पवनों के प्रवाह में आकर पूर्व की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पहुंचकर ये शीतकाल में वर्षा करती है। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, एजोला के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। ऑप्शन ए मक्का की खेती, बी गेहूं की खेती, सी जौ की खेती, डी चावल की खेती। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी चावल की खेती। एजोला जो है वो चावल की खेती के लिए मृदा उर्वरता को यानी उर्वरक को बढ़ावा देता है। एजोला एक तैरती हुई फर्न है जो शैवाल से मिलती जुलती है दोस्तों। सामान्यतः एजोला धान यानी चावल के खेत में उगाई जाती है। ये जैव उर्वरक का स्रोत है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? ऑप्शन ए है निर्वाचन आयोग, बी वित्त आयोग, सी लोक सेवा आयोग, डी योजना आयोग। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी योजना आयोग। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है दोस्तों, इसलिए संविधान में इसके बारे में कोई उपबंध नहीं किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? ऑप्शन ए है रथ, बी प्रसाद, सी मठिका, डी गंधकुटी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए रथ। महाबलीपुरम में जो मंदिर स्थित हैं शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम रथ है। ठीक है दोस्तों, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम रथ है। यहाँ पर एक ही पत्थर से बने हुए 5 मंदिरों का समूह है जिन्हें रथ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नोटबंदी यानी विमुद्रीकरण कब हुई? डिमोनेटाइजेशन जिसको कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए है 8 नवंबर 2016, बी 9 नवंबर 2016, सी 8 नवंबर 2018 और डी 10 नवंबर 2017। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, आप सभी को पता होगा 8 नवंबर 2016। आज़ादी के बाद ये दूसरा अवसर था जब देश में नोटबंदी की गई थी। इस घोषणा से पूरे देश में 500 और 1000 के नोट का चलन बंद हो गया था। भारत में पहली बार 16 जनवरी 1978 को जनता पार्टी की
गठबंधन सरकार ने 1000 और 5000 और 10,000 नोटों का विमुद्रीकरण किया था 1978 में। ठीक है, और ये दूसरी बार जो है आपका 8 नवंबर 2016 को हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 के नोटों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन ए है 17,800 मिलियन, बी 17,165 मिलियन, सी 16,196 मिलियन, डी 17,000। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 165 मिलियन, सॉरी दोस्तों 17,165 मिलियन। भारत में नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 के जो रुपए के जो नोट थे वो 17,165 मिलियन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, बी मध्यमंडल, सी आयन मंडल, डी समताप मंडल। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी समताप मंडल। ठीक है दोस्तों, ओजोन की परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों। ये धरातल से 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ठीक है, तो समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदीय स्वरूप की सरकार में ऑप्शन ए विधानमंडल न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, बी कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, सी है आपका विधानमंडल कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, और ऑप्शन डी है न्यायपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। ऑप्शन बी है प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। सी संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं। डी संसद को कभी संबोधित नहीं करते। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, क्योंकि प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति संसद के प्रथम सत्र को क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है? ऑप्शन ए है वंदे मातरम अरविंद घोष, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल, सी युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता, डी संध्या बरिंद्र घोष। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है ये इसका मिलान नहीं है, क्योंकि संध्या पत्रिका और उसके संपादक का मिलान यहाँ नहीं हुआ है। संध्या पत्रिका जो है उसके संपादक है बरिंद्र घोष नहीं है, बल्कि बी उपाध्याय हैं। बरिंद्र घोष गलत है। बाकी सभी वंदे मातरम अरविंद घोष बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल ये भी सही है। युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता ये भी सही है। तो संध्या ऑप्शन डी ये बरिंद्र घोष गलत है। ठीक है, तो इसके संपादक कौन है? बी उपाध्याय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? ऑप्शन ए है महमूद गजनबी,
बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी आराम शाह। तो दोस्तों अभी ऊपर भी एक मिलता जुलता प्रश्न आपने पढ़ा था, तो ये भी वैसा ही प्रश्न है, तो आप समझ गए होंगे। ऑप्शन ए महमूद गजनबी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी आराम शाह। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। इतिहासकारों के अनुसार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है, और मोहम्मद गौरी जो है वो ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का ग़ुलाम था। ठीक है, ग़ुलाम वंश का सुल्तान था। ऐबक का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैला था, और इसके बाद खिलजी वंश ने मध्य भारत पर कब्जा किया, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप को संगठित करने में नाकाम रहा। तो दोस्तों बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, बी अंटार्कटिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप जो है कॉन्टिनेंटल आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे बड़ा आपका एशिया है, फिर उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, उसके बाद में आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्न अनुसार है। तो ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी लेक्टोमीटर और आपका ऑप्शन डी है पोटेंशियोमीटर। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर जो है उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, बी डूरंड रेखा, सी रेड क्लिफ रेखा और डी जो है पाक जलडमरू मध्य। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। चीन और भारत के बीच जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। ये पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्र के बीच सीमा चिन्हित करती है। ठीक है दोस्तों, ये सीमा रेखा 1914 में भारत और ब्रिटिश सरकार, उस वक्त जो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार थी और तिब्बत के बीच शिमला समझौता हुआ था, उस वक्त जो है ये अस्तित्व में आई थी। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 अक्टूबर, बी 15 अक्टूबर, सी 31 अक्टूबर और आपका डी 21 जून। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भारत के जो लौह पुरुष जिन्हें कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार ने 2014 में इस दिन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और 2014 से इसकी शुरुआत हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? ऑप्शन ए है घाटा बजट, बी शून्य आधारित बजट, सी निष्पादन आधारित बजट, डी अधिशेष बजट। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए घाटा बजट। चालू खाते पर अगर सरकारी खर्च राजस्व हो तो ऐसी स्थिति में बजटीय घाटा होता है, तो इसलिए घाटा बजट कहा जाता है इसे। सरकारी खर्च और राजस्व से अधिक अगर हो तो इसे घाटा बजट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है?
ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, बी ग्रामीण क्षेत्र, सी फैक्ट्री क्षेत्र, डी शहरी क्षेत्र। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है छुपी बेरोज़गारी आपका ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए छुपी बेरोज़गारी भारत में कृषि क्षेत्र में दिखाई पड़ती है, क्योंकि श्रमिकों की संख्या अधिक होने पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उत्पादन लगभग समान बना रहता है इसमें। तो इसलिए जो छुपी बेरोज़गारी है वो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता? तो ऑप्शन ए समता का हक, बी धार्मिक आज़ादी, सी संवैधानिक उपचारों का हक, डी सभी को शिक्षा का हक। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही है, यानी नहीं देता है गारंटी। तो सभी को शिक्षा का हक जो है वो नहीं देता है, क्योंकि ये अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में केवल 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, सभी को नहीं है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा है। बाकी समता का अधिकार या हक ये बिल्कुल राइट है, धार्मिक आज़ादी भी देता है, संवैधानिक उपचारों का हक भी देता है, लेकिन सभी को शिक्षा नहीं, सिर्फ 6 से 14 वर्ष। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी प्रवेश मार्ग जिसको कहते हैं, जो आकार में अवतल हो, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है जल संयोजी, बी जलडमरू मध्य, सी खाड़ी और डी पहाड़ों के बीच में समुद्री रास्ता। तो उपखाड़ी किसको कहते हैं दोस्तों? इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहाड़ों के बीच समुद्री रास्ता जो है वो समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी होती है। ठीक है, जो आकार में अवतल होती है, ये समुद्र तट पर स्थित पाए जाने वाली एक आकृति है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पंजाब में बड़ी संख्या में अल्पावन नहर है, इसमें जल कहाँ से आता है? ऑप्शन ए झेलम, बी चेनाब, सी ब्यास, डी सतलज नदी। यानी झेलम नदी, चेनाब नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, अल्पावन नहर में जो पानी है वो सतलज नदी से आता है दोस्तों। ठीक है, और पंजाब में सतलज नदी से अधिकांश नहरों के लिए स्रोत बनाया गया है। पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावान नहर हैं, इसमें जल सतलज नदी से आता है। ये सॉरी दोस्तों, ये अपलावन है। ठीक है, इसको अपलावन पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के राज्य नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? ऑप्शन ए है आपका आयरलैंड का संविधान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, सी फ्रांस का संविधान, डी कनाडा का संविधान। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए, आयरलैंड का संविधान। जो भारत के संविधान के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा जो है वो आपके आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है दोस्तों, और ये संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। संविधान के विकास के साथ ही ये विकसित हुए। इनका मुख्य कार्य जो है वो जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं वो जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने से संबंधित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते, क्योंकि? ऑप्शन ए है वे स्थिर प्रबलता का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, बी उनकी पृथ्वी से दूरी समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, सी वे पृथ्वी के अत्यधिक दूरी पर हैं, डी परिणाम स्वरूप प्रकाश की सी वे पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर हैं और परिणाम स्वरूप प्रकाश की प्रबलता में कमी हो जाती है।
डी है वे पृथ्वी के करीब हैं इसलिए उन्हें अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में अधिक छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं, तो वे जो हैं नज़र नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो ऑप्शन डी है आपका ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, वे पृथ्वी के करीब हैं इसलिए उन्हें अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में अधिक, यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वे नज़र नहीं आते। तो आपका क्वेश्चन था तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए ब्यूनस आयर्स, बी बहरीन, सी ब्रुसेल्स, डी बोत्सवाना। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्यूनस आयर्स। ठीक है दोस्तों, अर्जेंटीना की राजधानी है, ये अर्जेंटीना का सबसे बड़ा नगर है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, और ये देश के उत्तर पूर्वी कोने पर चांदी नदी यानी रियो का प्लाटा कहते हैं जिसको, के मुहाने पर जो है वहाँ पे बसा हुआ एक शहर है या नगर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू की? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है आपका यूके, बी कनाडा, सी यूएसए और डी फ्रांस। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस। सन 1954 में करों की चोरी रोकने के लिए जो है फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। और भारत में जीएसटी जो है यानी जिसको वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं की अवस्था जो है वो 1 जुलाई 2017 को शुरू हुई। और जीएसटी जो है वो एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन ए जसपाल सिंह, बी सुखदेव सिंह, सी जतरा भगत और डी है महिपाल जगत राणा। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी जतरा भगत। जतरा भगत जो हैं ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जो दोस्तों हुई है भारत में 1914 में बिहार में हुई थी। ये आंदोलन जो है लगान की ऊंची दरों और तथा चौकीदारी कर के विरुद्ध जो है किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन ए है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, सी विश्व व्यापार संगठन, डी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक भी कहा जाता है। विश्व बैंक की स्थापना सन 1945 में हुई और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, बी बीबीएस लक्ष्मण, सी सौरभ गांगुली, डी चेतन भगत। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। फ्लाइंग इट माई वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, उनकी आत्मकथा है। ये पुस्तक 5 नवंबर 2014 को मुंबई में लॉन्च की गई थी। इसके लेखक सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजूमदार हैं। ठीक है दोस्तों, तो सचिन तेंदुलकर की पुस्तक कौन है? फ्लाइंग इट माई वे, इनकी जीवनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित
आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? ऑप्शन ए है फारसी, बी संस्कृति, सी कश्मीरी, डी संथाली। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है, आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन ए। फारसी भाषा जो है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से नहीं है। और भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इस अनुसूची में प्रारंभ में यानी शुरुआत में जो है तकरीबन 14 भाषाएं शामिल थीं। 1976 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 1992 में जोड़ा गया। 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को इसमें शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कश्मीरी भी भाषा 8वीं अनुसूची में है, संस्कृति भी है, संथाली भी है, लेकिन फारसी भाषा शामिल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थीं? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, बी मायावती, सी विजय लक्ष्मी पंडित और डी आपका है सुचेता कृपलानी। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन डी जो है वेरी मतलब राइट आंसर है। आप लोग हो सकता सोच रहे हो कि ऑप्शन बी राइट होगा, लेकिन उससे पहले सुचेता कृपलानी जो हैं 1963 और 67 तक जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया था और वो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी रही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? ऑप्शन ए है आपका राजस्व सचिव, बी राजस्व परिषद, सी चकबंदी आयुक्त, डी राहत आयुक्त। तो दोस्तों राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी जो होता है ऑप्शन ए राइट आंसर है राजस्व सचिव। राजस्व सचिव जो है राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी होता है। इसके अंतर्गत जो है मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और उनके अधीन जो हैं सारे राजस्व प्राधिकारी आते हैं राजस्व सचिव के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर यानी जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश और सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर यानी जैन मंदिर जो हैं वो माउंट आबू राजस्थान में स्थित हैं। ठीक है, और दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं उनका निर्माण चालुक्य शासकों ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फिर मिलेंगे, लेकिन हमारी वीडियो देखने के बाद आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई कमी हो वो भी बताएं ताकि हम और कोशिश करें कि आपको और अच्छे से समझाएं। आपकी जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो वो बताएं और लाइक ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।